हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना। तो इसके पहले हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखा था और थीटा कोण से घुमाया था। तो किए गए कार्य की गणना हमने वहाँ पे की थी कि थीटा कोण से घुमाने में कितना कार्य होता है। और उसके और पहले यदि जाएं तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की भी गणना की है। तो उसके बाद हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और अब भी हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को ही रख रहे हैं और लेकिन इस बार अब हम स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। तो क्या है इसको करने का तरीका, आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही बना लेते हैं। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर। अब इसके बाद हम इसमें चुंबकीय द्विध्रुव रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है तो हमें कार्य ही ऊर्जा है, ये तो मालूम है। तो अब आप कहोगे कि हमने जो कार्य निकाला है पहले W बराबर mv1 - cos थीटा, जो कि इसके पहले वाले व्यंजक में निकाला है, तो वही कार्य ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि वही कार्य हो सकती है ऊर्जा, तो इसको अलग से करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्य ऊर्जा हो सकती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा खास कंडीशन में होती है। स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब हम चुंबकीय द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण पर घुमाएंगे तो जो कार्य होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। अब आप कहोगे कि ये मानक स्थिति क्या है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के साथ यदि द्विध्रुव को हम कुछ इस तरीके से रखें, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो याद रखिए कि ये वाली स्थिति कहलाती है मानक स्थिति। अब क्यों कहलाती है मानक स्थिति, इसके आगे आपको पता चलेगा कि क्यों कहलाती है। क्योंकि इसमें जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, ये सब बातें मैं अभी नहीं बताना चाहता। अभी फ़िलहाल इतना याद रखिए कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, फिर से समझिए, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यदि चुंबकीय द्विध्रुव रखा है तो उसे हम कहेंगे कि वो मानक स्थिति में रखा है। किस में रखा है? मानक स्थिति में। अब अगर हम इस मानक स्थिति में रखे हुए चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाएंगे थीटा कोण से, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस पर बल तो लगाना होगा। हमें इस पर यहाँ से बल तो लगाना होगा, तब ये आगे की ओर होगा। तो ऐसे इस तरफ होगा, तो बल लगाने से क्या होगा, वो किसी थीटा कोण पर घूम भी जाएगा। तो बल हो गया और कोणीय विस्थापन भी हो गया। तो हो गया ना कार्य। और कार्य वो जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। क्यों होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर? क्योंकि हमने उसे मानक स्थिति से घुमाया है थीटा कोण पर, इसलिए वो खास कंडीशन बन गई और वही बनी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। चलिए ठीक है। तो द्विध्रुव को मानक स्थिति से अगर आप घुमाओगे तो वो इस कंडीशन में पहुंच जाएगा। यानी कि कैसे हो गया वो? पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो हो गया ना थीटा कोण विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना हो गया? ये हो गया थीटा। तो इस पर बल लगाया गया है जिससे कोणीय विस्थापन हो गया। तो कुछ कार्य करना पड़ा और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हम जो हमने चित्र में लिखा है, हम उसके आधार पर भाषा लिखते हैं, क्योंकि भाषा को याद नहीं करना होता। भाषा हम चित्र के आधार पर लिखते हैं और चित्र क्वेश्चन के आधार पर बनता है। तो चलिए हम भाषा इसकी लिखते हैं। तो भाषा कैसे लिखेंगे? तो भाषा उसी तरीके से लिखेंगे। माना NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। पहले द्विध्रुव के बारे में बताना है। क्या लिखना है? माना NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है तथा इसकी ध्रुव प्रबलता m है। तो इसी तरीके से हमने लिखा, माना NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है। आगे लिखेंगे जिसकी लंबाई 2L है।
तो हमने लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। तो सबसे पहले हमने द्विध्रुव के बारे में पूरी जानकारी दे दी। अब इसे हमने कहाँ रखा है, तो आप कहोगे इसे तो हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो चलिए हम लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा, पहले जैसा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश के कोण के साथ रखा है, जिसे मानक स्थिति कहते हैं। तो हम यहाँ पे उसी तरीके से लिखेंगे द्विध्रुव को, या इसको, ठीक है, द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 90 अंश के कोण के साथ, या फिर आप ये लिख सकते हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, ये भी ज़्यादा अच्छा होगा, जिसे मानक स्थिति कहते हैं। लंबवत रखा गया है, रखा गया है, जिसे मानक स्थिति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बताइए? मानक स्थिति। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिसे मानक। तो इस तरीके से हमने लिखा। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है, तो हमें किया गया कार्य पहले निकालना है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है। बस फ़र्क इतना है कि अब हम यहाँ पे 90 से थीटा घुमाएंगे, 90 से थीटा घुमाएंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वैसे ही करना है। यहाँ पे जो थीटा है, डायरेक्ट थीटा नहीं घुमाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, डी थीटा से, छोटे से कोण से घुमाएंगे, डी थीटा से। फिर हम छोटा सा एंगल और लेंगे डी थीटा, फिर छोटा सा एंगल डी थीटा, और फिर सबको जोड़ देंगे तो एक टोटल थीटा होगा। तो पहले हम इसको डी थीटा कोण से घुमाएंगे, और इस पर बल आघूर्ण तो टाउ ही लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना ज़रूरी हो जाता है। तो क्या लिखना है बताइए? तो कार्य हमें निकालना है, तो हमें बल आघूर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे साफ साफ राइटिंग में लिखना होगा कि द्विध्रुव का बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। ये पहले हमने लिख लिया, ताकि हमें कार्य ज्ञात करने में बल आघूर्ण भी बताना होता है, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल तो पहले चाहिए ना, फिर विस्थापन तो डी थीटा होगा, और तो बल हमने पहले लिख दिया। इसलिए अब लिखेंगे यदि द्विध्रुव को अल्प कोण मानक स्थिति से अल्प कोण डी थीटा पर घुमाया जाए। मानक स्थिति से यानी कि इस वाली स्थिति से अल्प कोण डी थीटा पर हम घुमाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि द्विध्रुव को मानक स्थिति से अल्प कोण डी थीटा पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य। तो जब हम डी थीटा से घुमाएंगे तो छोटा सा, जब घुमा रहे हैं यानी अल्प कोण पर घुमा रहे हैं, तो कार्य भी छोटा सा होगा, जैसे हमने इसके पहले किया था। तो हम डी डब्ल्यू से दर्शा देते हैं। अब घुमाने में होता क्या है कि बल गुणित विस्थापन, यानी कि बल आघूर्ण होगा यहाँ पे और विस्थापन होगा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर बल गुणित विस्थापन हो गया, लेकिन टाउ का मान कितना है, एम बी साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे रख दिया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ज्यों कहते हो। तो ये तो हो गया अल्प कोण घुमाने में। इसी प्रकार हम लिखेंगे 90 से थीटा घुमाने पे, यानी मानक स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, ये लिखना होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार द्विध्रुव को अल्प कोण नहीं, अब हम मानक स्थिति से थीटा पर, तो लिखेंगे इसी प्रकार द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो अब हम टोटल कार्य निकाल रहे हैं W बराबर, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन, और कहाँ से कहाँ, 90 से थीटा कोण पर घुमा रहे हैं। तो 90 से थीटा होगी लिमिट्स, मानक स्थिति पर 90 अंश का कोण बनता है ना, तो ये हो जाएगी लिमिट्स। और ये लिख देते हैं एम बी साइन थीटा
इंटू डी थीटा, ये हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। जो निश्चित मान होते हैं उनको समाकलन से बाहर करते हैं, जैसे कि m और b दोनों क्या है, निश्चित मान है। हमने पहले इसके पहले जो व्यंजक था उसमें हमने डिस्कस किया था क्यों है निश्चित। और 90 से थीटा लिमिट्स रहेगी और साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा क्या, उसका कोण जो बचा है MB। अब जो साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स क्या रहेंगी 90 से थीटा। डी थीटा भी हट जाता है जब समाकलन हटेगा, और साइन का हो गया माइनस कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं। तो W बराबर MB, और पहले लिमिट्स रखेंगे थीटा फिर रखेंगे 90, तो माइनस कॉस थीटा, और बीच में माइनस लगता ही है जब हम लिमिट्स रखते हैं, और ये एक माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस थीटा की जगह पर 90, तो कॉस 90 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो केवल बचे, ये तो 0 हो गया तो केवल बचेगा माइनस MB कॉस थीटा। और यही कार्य जो यही किया गया जो कार्य है यही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो इसे हमें U के बराबर लिखेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिख देना है कि यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, तो U बराबर होगा माइनस MB कॉस थीटा, तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। अब हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हमने इसे वापस से लिख लिया ताकि हम थीटा जो कंडीशन लगाएंगे उसको आपको क्लियर दिखे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्थिति 1 की। स्थिति 1 में थीटा कितना होना चाहिए 0, तो थीटा रख देते हैं 0, तो U बराबर कितना मिलेगा माइनस MB, और थीटा की जगह पर हमने रख दिया 0, तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो U बराबर मिलेगा माइनस MB, ये देखिए। और जब भी माइनस हो तो आप इसे लिखेंगे न्यूनतम, और प्लस हो तो अधिकतम। तो ये माइनस है तो आप लिखोगे न्यूनतम ऊर्जा। नोट्स में अच्छे से मेंशन किया गया है, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वेबसाइट पर डाले हुए हैं। वेबसाइट का नाम है notes.sandeep.com। तो न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद स्थिति 2। स्थिति 2 में थीटा का मान अब 90 रख देते हैं। तो चलिए यही जो है हमारा फॉर्मूला, U बराबर माइनस MB, और कॉस थीटा की जगह पर कितना रख दिया 90, कॉस 90 0 होता है। तो जब कॉस 90 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस MB इंटू 0, तो सब 0 हो जाएगा। तो सबसे कम ऊर्जा किस में रहती है, यानी ऊर्जा 0 किस में रहती है, थीटा बराबर 90 है, और इसे ही हम मानक स्थिति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मानक स्थिति। अब आपको मालूम हो गया होगा कि मानक स्थिति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें द्विध्रुव की जो ऊर्जा होती है वो शून्य होती है। अब स्थिति 3 लिखते हैं। स्थिति 3, कंडीशन 3 क्या होगा, थीटा बराबर 180 अंश। तो थीटा 180 रखेंगे तो U बराबर माइनस MB, इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखना है, कॉस 90 की जगह पर 180 अंश, तो U बराबर माइनस MB कॉस 180 होता है -1, माइनस माइनस क्या हो गया +1, प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस MB। तो जिसमें प्लस आया ना वहाँ पे अधिकतम लिखोगे आप, जैसे माइनस में न्यूनतम लिखा था ना, तो इसमें क्या लिखोगे अधिकतम। तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम किस में होगी बताइए, जब हम 180 अंश के कोण से उसे घुमा देंगे। तो ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना और उसकी स्थितियाँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स देने का उद्देश्य केवल यही है कि आप प्रभावी स्टडी कर सकें और अच्छे से अध्ययन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।